हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो रहेगा यूके ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम वीडियो, वीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, जितने भी हमारे ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं उत्तराखंड के लिए, उनके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आज हम लोग पार्ट 1 में, ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ पेपर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर पार्ट 1 है ये। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और अगर टेलीग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ जो है मॉडल पेपर जो है मैं टेलीग्राम के अपने लिंक शिक्षा फॉर नौकरी पर पोस्ट कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेंगे, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को हिंदी के साथ साथ हिंदी, जनरल अफेयरनेस और उत्तराखंड जी के सभी के क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थी नहीं है? नॉट पूछा गया है, ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री या फिर घेरा। तो अनेकार्थी शब्द जो नहीं है वो पूछा गया है। वर्ड क्या है हमारे पास? चंचला। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो घेरा शब्द है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है चंचला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। जिसका कोई मेल नहीं है वो चुनना है हमें। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो मग है यहाँ पर, तो ये बेमेल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? जो वर्ड चतुरानन है ये किस समास का एक उदाहरण है? बहुविग्री, तत्पुरुष, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, चतुरानन जो है बहुविग्री समास का एक उदाहरण है। चतुरानन में जो एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। तो चतुर का मतलब यहाँ पर है 4, और आनन का मतलब है मुख वाला। तो 4 मुख वाला कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा यहाँ पर कौन सा हुआ? तीसरा पद हुआ, यानी कि जो प्रधान पद हुआ वो कौन सा पद हुआ? थर्ड पद प्रधान पद हुआ। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? हमने ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, बहुविग्री समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? ये आपको बताना है। जो हिंदी भाषा है उसका प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो पाली भाषा है उससे हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है? 3 में किया है, 4 में किया है, 5 में या फिर 2 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है। तो कुछ आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, धूर्त भाषा इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है? धूर्त जो शब्द है इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का मीनिंग है? नेव, कनेव, केनोव या केमोव? तो राइट आंसर है हमारे पास जो कैनेव वर्ड है, स्पेलिंग देख लीजिए, KNAVE, इसका मीनिंग है धूर्त हिंदी में। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम लोग। मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द पूछा है। ऑप्शंस आर माध्यम, मछली, बीच में या फिर निर्वाण। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो मछली है वो मीन का जो पर्यायवाची है वो होता है मछली। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय है। बुढ़िया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? या है, इया है, बड़ी ई के साथ इया है या डिया है? तो राइट आंसर है बुढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुढ़िया शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो इसका मूल शब्द है बुढ़िया शब्द जो मिलकर बना है वो मिलकर बना है बूढ़ा शब्द से। ठीक है, बूढ़ा शब्द कैसा है? मूल शब्द है जिससे बुढ़िया शब्द मिलकर बना है। जैसे रसोईया, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं ई या जिसमें लग जाता है तो वो क्या हो गए? प्रत्यय शब्द हो गए और मूल शब्द बूढ़ा से मिलकर बने हैं। ठीक है, जैसे असमिया, बुढ़िया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। दीपावली के दिन पूजा करना, धन मिलना, खुशी मनाना या निश्चित होकर सोना?
तो राइट आंसर है यहाँ पर घी के दिए जलाने का मुहावरे का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। बहुत ज़्यादा जब सेलिब्रेशन करते हैं, आप खुशी सेलिब्रेट करते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको मुहावरे के शब्द में बोला जाता है घी के दिए जलाना। यात्रियों के समूह को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, और जूम कर लेते हैं इसको। यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? गिरोह बोलते हैं भाई, कारवा, झुंड या फिर कतार। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो समूह होता है तो इसको हम बोलते हैं, वैसे तो काफिला शब्द जो है वो बिल्कुल करेक्ट वर्ड आएगा यात्रियों के समूह के लिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो नहीं दिया गया है, इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। शुद्ध वाक्य है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, भक्तों की मंडली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई भाई? जो मंडली होती है भक्तों की, तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन होते हैं भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो 12 के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शंकर का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको बताना है जो शंकर शब्द होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। शिव होगा, इंद्र होगा, नारद होगा या फिर दोगला होगा। तो ये शंकर है, अंकी बिंदी लगी है, छोटा शाह बना है, तो शंकर का मतलब होता है दोगला, मिश्रित जो होता है। ठीक है, जैसे देशज शब्द होते हैं, देशज शब्द व विदेशी शब्द है ना, विदेशी शब्द, तो इन दोनों शब्द को जो मिलाकर नया एक वर्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं संकर। इसी का मतलब होता है दोगुला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, विरह का विलोम शब्द है वियोग, मिलन, छूटना या फिर टूटना। तो विलोम पूछा है, विलोमार्थक शब्द पूछा है, यानी कि अपोजिट वर्ड। विरह का मतलब होता है किसी से दूर रहना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मिलन, यानी कि मिल जाना। तो विलोम अपोजिट वर्ड हुआ ऑप्शन नंबर बी, मिलन। नेक्स्ट, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? जो बुक है, किताब जो रचना है वैदेही वनवास पुस्तक, इसके राइटर बिहारी जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, वैदेही वनवास लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अत्याचार करने वाला क्या कहलाया जाता है? राइट आंसर है हमारे पास अधाताई। अताताई जो होता है वो होता है अत्याचार करने वाला। वन वर्ड पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट, भरपेट का उपसर्ग क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए भा होगा, भर होगा, भरप होगा या फिर भ्र होगा। तो राइट आंसर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भर जो है उपसर्ग, यानी कि जो पहले लगते हैं, जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगते हैं और उनका मीनिंग और उनका जो अर्थ होता है उसमें भिन्नता लेके आते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं उपसर्ग। तो भर पेट का उपसर्ग हुआ भर, जो पूर्व में लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, ठकुराइन का प्रत्यय है। तो ठकुराइन का प्रत्यय क्या होगा? इन होगा, आइन होगा, ना होगा या नी होगा। तो ठकुराइन का जो प्रत्यय होगा, यानी कि जो बाद में जो ऐसे शब्द जो शब्दों के बाद में लगकर उनका मीनिंग या अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आइन इज द राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। दुर्ग का संधि विच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, आपको बताना है दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, 19 क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। जो दुर्ग है उसमें कौन सी संधि है भाई? यहाँ पर विसर्ग संधि है, तो दु जमा ग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, कूली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या था? बेटन, ट्रेल, रैमजे या बेकट। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो ट्रेल थे उन्होंने कूली बेगार प्रथा जो थी उसका जो हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1901 में, 1912 में, 1923 में या 1990 में।
तो राइट आंसर बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। डोला पाल के आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 1930 में स्टार्ट किया गया था भाई, ये ध्यान रखना 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में इन साइंस को बदल देना है ऊपर दिए गए कथन के अनुसार, कि प्लस को क्या कर देना है हमें डिवाइड कर देना है, माइनस को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर 131। आप आराम से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है? तो जो भिन्न है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 7 और 50। 50 प्लस 7 कितना हो गया 57। तो ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी सारी की सारी 1 + 2 क्या हो गया 3 हो गया। तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। 24 + 5 29 अभाज्य संख्या है, और 35 + 6 41। तो यहाँ पर जो हमने राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 50 + 7 57। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए क्या है ये अन्य संख्याओं से भिन्न है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ में। क्वेश्चन 24 बोलता है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था ये आपको बताना है। बाबर लोधी, अकबर हेमू, चंद्रगुप्त मौर्य, अली राजा, अकबर लोधी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमू और अकबर के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो था पानीपत का द्वितीय युद्ध। और कौन से सन में था ये? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो हेमू कौन था? ये हेमू था, हेमू वंश के जो सेनापति था, तो उसने अकबर की अनुपस्थिति में दिल्ली पर आक्रमण किया, और उसके बाद में अकबर ने पानीपत की लड़ाई में हेमू को मार डाला 1556 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई, तमिलनाडु, केरल, कोलकाता। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है भाई। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है भारत का ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रॉकी, आल्प्स, अरावली या एडीज? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो एडीज है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। ठीक है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। औद्योगिकरण क्या बोला गया है यहाँ पर? 1991 की नई उदार आर्थिक नीति। तो देखिए 1990 में भारत में आर्थिक मंदी का दौर आया था। उसके बाद सरकार ने 1991 में नई उदार आर्थिक नीति का गठन किया, यानी कि आर्थिक व्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए आर्थिक नीति का गठन किया गया 1991 में। तो इस आर्थिक नीति के 3 तत्व थे, 3 एलिमेंट थे। वो कौन कौन से थे? पहला था वैश्वीकरण, इसमें सम्मिलित किया गया था। दूसरा था इसमें निजीकरण सम्मिलित किया गया था, और तीसरा था इसमें उदारीकरण सम्मिलित किया गया था। औद्योगिकरण को सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, यही पूछा गया है यहाँ पर। भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। किसके अतिरिक्त? औद्योगिकरण के अतिरिक्त। बाकी तीनों जो थे, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, जो है नई उदार नीति के जो तत्व थे जो 1991 में बनाई गई थी भारतीय सरकार द्वारा। अब देखिए जो आर्थिक व्यवस्था थी 1990 से पहले वो 4% थी देश की। औद्योगिकरण के बाद या इस नई उदार आर्थिक नीति के बाद और 2012 तक अब ये बढ़कर हो गई है 6.25%। ठीक है, तो इसमें जो है इंक्रीमेंट हुआ है नई उदार नीति बनने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, औद्योगिकरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। सीतापुर, जींद, कांगड़ा या फिर चेन्नई?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है और ये इन्होंने महाराष्ट्र में लिखी है। महाराष्ट्र में जब इनको नज़रबंद कर दिया गया था तो एक किले में उस दौरान इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। और बात करें अगर यहाँ पर पूछा जाता है द्वितीय क्षेत्र कौन सा है तो वो है उद्योग। और अगर तृतीय क्षेत्र पूछा जाता तो वो होता हमारे पास सहकारिता। तो सहकारिता थर्ड, उद्योग सेकंड और कृषि है प्रथम। तो ये थे हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के 32 क्वेश्चंस पार्ट 1 में। वीडियो पसंद आ गई हो, क्वेश्चन लेवल पसंद आ गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ के लिए। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।